नागपुर में कोरोना की हालात खतरनाक हो चुके हैं। हालात ये हैं कि ऐसा शहर जिसे मेडिकल हब होने का तमगा हासिल है, आज की तारीख में कोरोना मरीजों के लिए उस शहर में एक भी वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं है। जबकि हर दिन न सिर्फ मरीज गंभीर होते हैं, बल्कि एकाध बेड हासिल हो जाए इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। कोरोना मरीजों का लंबे समय से इलाज कराने वाले कई डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर सही समय पर सही इलाज मिल जाए तो कोरोना मरीजों के गंभीर हो जाने की स्थिति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले अधिक घातक है, इसमें कोई शक नहीं। संक्रमण के तेजी से फैलाने की वजह से पहले की तुलना में लोग अधिक संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता लोगों के गंभीर अवस्था में अस्पतालों में भर्ती होने को लेकर है। कोरोना से ग्रसित व्यक्ति गंभीर होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, जिस वजह से मृत्यु दर भी बढ़ रही है। कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर मानते हैं कि इसके पीछे की वजह संसाधन का अभाव और प्राथमिक तौर पर कोरोना मरीजों पर होने वाली मेडिकल प्रैक्टिस जिम्मेदार है। पेशेंट वैसे ही ज़्यादा है, उसके लिए अपने यहाँ रहने वाली उपचार पद्धति जो है या उपचार करने वाले तज्ञ जो है वो सीमित है। इसके वजह से जो भी है कि इनिशियल स्टेज में जब रहता है पेशेंट आजू बाजू के कोई छोटे मोटे डॉक्टर को जाके दिखाता है या कोई कोविड केयर सेंटर में एडमिट होता है, वहाँ पे उसको इलाज मिलता है और वहाँ से इलाज होने के बाद जो ज़्यादा सीरियस रहता है उन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है या वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे ही लोग अभी हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। मतलब जो इनिशियल स्टेज रहता है, प्राइमरी जो इनिशियल स्टेज रहता है, उस वक्त वो कहीं बाहर से 8-10 दिन उपचार करके जब ज़्यादा क्रिटिकल होने के बाद में वो हॉस्पिटल में या बड़े हॉस्पिटल्स में टर्शरी केयर सेंटर पे वहाँ पे आ रहा है और उसकी वजह से वो क्रिटिकल ही रह रहा है। और इसके वजह से जो क्रिटिकल स्टेज में ऑलरेडी आता है, जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जिनको वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट लग रही है, ऐसे पेशेंट को एक बार पहले 8-10 दिन निकल जाने के बाद में फिर उनको मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर पॉजिटिव पेशेंट को अगर सही तज्ञ डॉक्टर का इनिशियल स्टेज में उपचार मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर आता है और उनके रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे। फिजिशियन और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डॉक्टर सुशांत चरडे नागपुर में कोरोना की शुरुआत से ही कोरोना मरीजों को देख रहे हैं। उनके मुताबिक कोरोना पर प्राथमिक इलाज के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किए जा रहे कोविड केयर सेंटर भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसे सेंटरों में जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट डॉक्टर यहां मौजूद हो। कोरोना बीमारी खतरनाक है, ये सब जानते हैं, लेकिन शुरुआत में ही उचित दवाई और सही मार्गदर्शन और मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो मरीजों को गंभीर अवस्था में जाने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। डॉक्टर चरडे कोरोना के इलाज में अपनाई जाने वाली ट्रीटमेंट पर बात करते हुए कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमेब दवाइयों का इस्तेमाल कब किया जाए ये डॉक्टर पर निर्भर है। ट्रीटमेंट को लेकर लोग अपनी डिमांड छोड़ इसे डॉक्टरों के विवेक पर छोड़ दे। सही समय पर ही इन दवाइयों के इस्तेमाल का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। देखिए, कोविड का आजार में हर जो दवाई मैंने आपको बताई, इस तरह के अलग अलग ड्रग्स है, इसका सही वक्त पे सही समय पे इस्तेमाल होना ज़रूरी है, तो ही वो सही से क्या करता है। ये कोविड प्लाज्मा अपने को काफ़ी उनको अर्ली स्टेज में यूज़ करना चाहिए, मतलब पहले 10 दिन में इन्फेक्शन होने के बाद में करता है, जो कि उसका वायरल रेप्लिकेशन फेज रहता है। उसी वक्त में अगर उसको मिलता है तो उसके सही रिजल्ट मिलते हैं, जो हमने पाया है। और ये माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड में यूज़ किया जाता है। रेमडेसिविर ये एक एंटीवायरल ड्रग है, मतलब वायरल जब बढ़ रहा है तो उसको अटैक करके उसको निष्क्रिय करने का काम ये रेमडेसिविर इंजेक्शन करता है। अभी ये उसी वक्त में एक्ट करेगा जब वो वायरस का रेप्लिकेशन फेज, मतलब उसका बढ़ता हुआ फेज रहता है। पेशेंट के इनिशियल सिम्टम्स से पहले 10 दिन तक जनरली वायरल रेप्लिकेशन मैक्सिमम रहता है। उसके बाद में वायरल रेप्लिकेशन नहीं होता, उसके बाद में वायरस ऑलरेडी बॉडी के अवयवों को डैमेज कर चुका होता है। तो ये इसके इनिशियल पीरियड में ही उसका देना पड़ता है, तो ही उसका इफेक्ट आता है। और वो भी अपन सभी पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि इनिशियल जिनको उसकी सही में ज़रूरत है वो पेशेंट हम उसको कैटेगराइज करते हैं, जिसको कि ग्रुप डी में जिनको कि बाकी साइंस है, जिनको कि रेड फ्लैग साइन हम बोलते हैं ग्रुप डी के साथ में, जिसको कि तेज़ बुखार है, सांस लेने को दिक्कत हो रही है, हार्ट रेट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का प्रमाण कम होते जा रहा है, बहुत जनरलाइज वीकनेस है, ऐसे इसको हम रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। तो ग्रुप डी के इन पेशेंट को देखें, या फिर ग्रुप ई के अर्ली स्टेज में जिसमें कि इनको थोड़ा बहुत प्रमाण में उनको 8-10 लीटर तक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनको कोई इन्वेजिव वेंटिलेटर
मतलब कि नहीं है, मतलब जिनका इन्वेजिव वेंटिलेटर उनको ही लगेगा जिनको कि और कोई लंग ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो एक बार लंग डैमेज हो जाने के बाद में उसका बहुत इसलिए ये एडवांस ग्रुप डी या अर्ली ग्रुप ई के फेज़ में ये हेल्पफुल रहता है। इसी तरह टोसिलिजुमाब के बारे में आपने पूछा, तो टोसिलिजुमाब ये एक इसको हम इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर बोलते हैं। ये एक टाइप के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। ये पेशेंट को उसी वक्त दिया जाता है तो पेशेंट को उस तरीके के साइटोकाइन स्टॉर्म के लक्षण हैं। अभी साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब क्या है? साइटोकाइन मतलब किसी रोग के वजह से अपने बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, तो वो उसके मार्कर जो है, उसके जो बॉडीज़ है, जैसे कि साइटोकाइन बोलते हैं हम इसको, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने के बाद में वो अपने शरीर में जहाँ वहाँ फैल जाते हैं और सभी अवयव को डैमेज करना चालू करते हैं। नागपुर में हालात खतरनाक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। समय रहते सही मार्गदर्शन स्थिति को गंभीर होने से टाल सकता है, वरना राज्य की उपराजधानी का हाल ये है कि महानगर पालिका द्वारा बेड की उपलब्धता को लेकर हर दिन जारी किए जाने वाले डेस्क बोर्ड के 30 अप्रैल 2021 की जानकारी है। इतने बड़े शहर जिसे मध्य भारत का मेडिकल हब कहा जाता है, वहां कोरोना मरीजों के लिए एक भी वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं है। आईसीयू के सिर्फ 23 जबकि O2 के 199 बेड उपलब्ध है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 80,000 के आसपास है।